बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीएससी फोर्थ ईयर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने द लास्ट लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इन तीनों पार्ट्स को दो जो पहले मैं लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ और आज के इस लेक्चर को आप इन तीनों को दोबारा से इकट्ठे सुने ताकि एक तो वो स्टोरी आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि दरमियान में काफ़ी इंटरवल्स रहे हैं, लॉन्ग इंटरवल्स रहे हैं लेक्चर्स में, तो शायद बहुत सारी चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। तो आप इनको दोबारा से इकट्ठे सुने ताकि एक तो स्टोरी क्लियर हो, वो जो मेन आइडिया है, वो जो थीम और मैसेज है इस चैप्टर का, वो आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मिस्टर हैमल जो कि टीचर हैं, उन्होंने कुछ राइटिंग टास्क अब स्टूडेंट्स को दिया हुआ था और लिखने के लिए उन्होंने दो वर्ड्स दिए थे, फ्रांस एल्सेस, और ये उन्होंने कॉपीज़ पे लिख के दिए थे। स्टूडेंट्स ने उनको कॉपी करना था, लिखना था। These words were as inspiring as the sight of the tiny flags attached to the rod of our desks. फ्रांस कहता है ये अल्फाज फ्रांस और एल्सास जो हमें लिखने के लिए दिए गए थे, ये इतने इंस्पायरिंग हमें लग रहे थे, इतने इनकरेजिंग और मोटिवेटिंग हमें लग रहे थे, जितना कि वो टाइनी फ्लैग्स, वो छोटे छोटे झंडे जो हमारे डेस्क के साथ अटैच थे। यानी जब बंदा अपने मुल्क का फ्लैग देखता है तो ही फील्स इंस्पायर्ड एंड इनकरेज एंड मोटिवेटेड। तो कहता है कि ये अल्फाज भी आज हमें उतने ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लग रहे थे जितने कि हमारा जो फ्रांस का फ्लैग है वो हमें इंस्पिरेशनल लगता है। इट वॉज़ गुड टू सी हाउ ईच वन अप्लाइड हिमसेल्फ एंड हाउ साइलेंट इट वाज। फ्रांस कहता है इतना अच्छा लग रहा था ये देख के कि ईच स्टूडेंट अप्लाइड हिमसेल्फ, हर स्टूडेंट ने ना अपने आप को अप्लाई किया, यानी कि बिजीड हिमसेल्फ, इंगेज्ड हिमसेल्फ इन द टास्क। हर स्टूडेंट अपने अपने काम में इंगेज था। एंड हाउ साइलेंट इट वाज, और कितनी खामोशी थी। नॉट अ साउंड सेव द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, कोई आवाज़ नहीं थी। सेव जो है एक्सेप्ट के सेंस में इस्तेमाल होता है, सिवाय द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स एज दे टच्ड आवर पेपर्स, सिर्फ पेन के स्क्रैच की आवाज़ थी, यानी पेन के रगड़ने की आवाज़ थी जब वो हम पेपर पे लिख रहे थे। तो यानी इतनी खामोशी थी कि पेन के साथ लिखने की आवाज़ भी आ रही थी। वंस इंडीड सम कॉकशेफर्स इंटर द रूम, एक दफ़ा तो कुछ कॉकशेफर्स जो हैं वो इंसेक्ट्स हैं, उड़ने वाले कीड़े हैं, वो कमरे के अंदर भी आ गए। बट नो वन पेड द लीस्ट अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं दी, यानी कि एवरीबडी वॉज बिजी इन हिज टास्क। नॉट इवन द टाइनीस्ट पीपल स्टूडेंट को कहते हैं, और टाइनी कहते हैं बहुत छोटा, टाइनीस्ट सबसे छोटा। किसी छोटे से छोटे शागिर्द ने भी उन इंसेक्ट्स की तरफ नहीं देखा। एवरीबडी वॉज बिजी, फॉर द यंगेस्ट were absorbed in tracing their straight strokes as earnestly and conscientiously as if these two were written in French। क्योंकि जो सबसे छोटे स्टूडेंट्स थे वो भी एब्सॉर्ब्ड थे, वो भी डीपली इन्वॉल्व थे, यानी वो डूबे हुए थे इन ट्रेसिंग देयर स्ट्रेट स्ट्रोक्स। उनको जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स मिले हुए थे, सिर्फ जिस तरह बच्चों को स्कूल में स्टार्ट में दिए जाते हैं, सीधी लाइनें लगा के दी जाती हैं, जिस तरह 1 लिखा जाता है, इस तरह वो बच्चे फिर उसको ऊपर से ट्रेस करते हैं। तो वो बच्चे भी छोटे जो थे वो अपनी लाइंस को बड़े अर्नेस्टली होता है, बड़े सीरियसली एंड कॉन्शियसली विद एक्सट्रीम केयर, बहुत ज़्यादा एहसास ज़िम्मेदारी के साथ, इंतहाई एहतियात के साथ वो अपनी लाइंस को ट्रेस करने में बिज़ी थे, एब्सॉर्ब्ड थे, एज़ इफ़ दीज टू वर रिटन इन फ्रेंच। और वो इतने केयरफुली काम कर रहे थे, इतने अटेंशन के साथ काम कर रहे थे और संजीदगी के साथ कर रहे थे, उन्हें जैसे लग रहा हो कि ये जो उन्हें स्ट्रोक्स मिले हुए हैं ये भी फ्रेंच लैंग्वेज के ही हैं। On the roof of the schoolhouse, the pigeons were cooing softly. छत के ऊपर कुछ पिजन्स जो थे, कबूतर, वो बोल रहे थे। कूइंग का मतलब है जो उनके कबूतरों के बोलने की आवाज़, उसको कूइंग कहा जाता है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, एज आई लिसन, जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी, एंड मस्ट दे आल्सो बी कंपेल्ड टू सिंग इन जर्मन। मैंने सोचा कि क्या इन कबूतरों को भी अब मजबूर किया जाएगा कि ये भी अब जर्मन लैंग्वेज में अपने गाने गाया करें, अपने गीत गाया करें।
From time to time, looking up from my page, I saw Monsieur Hamel motionless in his chair. फ्रांस कहता है बार बार मैंने देखा अपने पेज से नज़र हटा के देखा कि मिस्टर हैमल जो थे मोशनलेस इन हिज चेयर, बिल्कुल बिना किसी हरकत के, विदाउट एनी मोशन वो अपनी चेयर पे बैठे थे. हिज आइज़ रिवेटेड अपॉन ईच ऑब्जेक्ट अबाउट हिम. रिवेट होता है टू फिक्स, किसी जगह फ़िक्स कर देना. वो उनकी निगाहें, उनकी नज़र फ़िक्स्ड हुई थी, एक ही जगह पे जमी हुई थी. हर जिस चीज़ को भी वो देखते थे बहुत गौर से अपनी निगाह जमा के देखते थे. As if he desired to fix in his mind and forever every detail of his little school. लगता था वो हर चीज़ को गौर से देख के उसकी तस्वीर अपने जहन में पक्की करना चाहते हैं. वो स्कूल की हर चीज़ की याददाश्त, उसकी एक तस्वीर अपने जहन में लेके जाना चाहते हैं क्योंकि ये उनका आखिरी दिन था. Remember that for 40 years he had been constantly at his post. ये बात याद रखने की है कि वो 40 सालों से कॉन्स्टेंटली, परमानेंटली इसी सीट पे, इसी पोस्ट पे काम करते रहे फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर के तौर पे. इन दैट वेरी स्कूल, इसी स्कूल में, इन दैट वेरी स्कूल रूम फेसिंग द सेम प्ले ग्राउंड, इसी कमरे में उन्होंने पढ़ाया जो कि प्ले ग्राउंड के बिल्कुल सामने है. लिटल हैड चेंज्ड, बहुत थोड़ी चीज़ें बदली थी. द डेस्क एंड बेंचेस वर पॉलिश्ड एंड वॉर्न. जो डेस्क थे, बेंचेस थे, उन्हें पॉलिश किया गया इस दौरान, फिर वो पुराने हुए थ्रू लॉन्ग यूज़, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से वो इस्तेमाल हो रहे थे. द वालनट ट्रीज़ इन द प्ले ग्राउंड हैड ग्राउंड टालर. जो वालनट ट्रीज़ थे, जो अखरोट के दरख्त थे ग्राउंड में, वो अब 40 सालों में बहुत बड़े हो चुके थे. एंड द हॉप वाइन ही हिमसेल्फ हैड प्लांटेड. और वो जो हॉप वाइन, यानी हॉप जो है एक पौधे की किस्म है, उसकी बेल होती है, तो जो हॉप वाइन उन्होंने लगाई थी, ख़ुद प्लांट की थी. कर्ल्ड इट्स टेंड्रिल्स अबाउट द विंडोज़. टेंड्रिल्स होते हैं जो अमूमन बेलें होती हैं दीवार के ऊपर चढ़ जाने वाली या दरख्तों के ऊपर चढ़ने वाली, उनकी जो बारीक सी शाखें होती हैं या थ्रेड्स, धागे नुमा होते हैं जो कि लिपट जाते हैं किसी भी चीज़ के साथ, उनको टेंड्रिल्स कहा जाता है. तो अब वो बेल जो उन्होंने खुद लगाई थी वो खिड़की के साथ लिपटी हुई थी, रनिंग इवन टू द रूफ, और छत तक पहुँची हुई थी. वट एंग्विश मस्ट हैव फिल्ड द पुअर मैन्स हार्ट. एंग्विश जो है ना, वो एक्सट्रीम पेन को कहते हैं, तकलीफ़ को कहते हैं, अज़ियत को कहते हैं. कितनी तकलीफ़ और कितनी अज़ियत से भरा होगा इस बेचारे आदमी का दिल. एज़ ही थॉट ऑफ लीविंग ऑल दीज थिंग्स, जब वो सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ. एंड हर्ड हिज सिस्टर मूविंग टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे चलना. इन द रूम ओवर हेड. और जब वो साथ सुन रहे थे कि उनकी जो सिस्टर थी वो ऊपर वाले कमरे में चल रही थी इधर उधर. बिजीड इन फास्टनिंग देयर ट्रंक्स, क्योंकि वो क्या कर रही थी, फासन कर रही थी, क्लोज़ कर रही थी, बांध रही थी हिज ट्रंक्स. ट्रंक्स जो है वो बॉक्स को कहते हैं, बक्से को कहते हैं. ऊपर वो उनकी बहन पैकिंग कर रही थी जाने के लिए. फॉर ऑन द मॉरो दे वर टू लीव, क्योंकि सुबह उन्होंने दे वर टू लीव द कंट्री, उन्होंने इस मुल्क को छोड़ के जाना था. नेवर टू रिटर्न, और कभी फिर वापस नहीं आना था. नेवरदलेस हिज करेज डिड नॉट फाल्टर. लेकिन ताहम फिर भी उनकी जो करेज थी डिड नॉट फाल्टर. फाल्टर का मतलब होता है टू स्टम्बल, लड़खड़ा जाना, टू हेजिटेट. उनकी जुर्रत में फिर भी कमी नहीं आई थी, वो लड़खड़ाए नहीं. नॉट अ सिंगल लेसन वाज ओमिटेड. और आज इस परेशानी वाले दिन में भी ही डिड नॉट ओमिट एनी लेसन. ओमिट कहते हैं टू एक्सक्लूड, टू लीव आउट, किसी चीज़ को छोड़ देना, खारिज कर देना, निकाल देना. एक लेसन भी उन्होंने छोड़ा नहीं. आफ्टर राइटिंग कैम हिस्ट्री. राइटिंग का काम करने के बाद हिस्ट्री पढ़ने की बारी थी. एंड देन द लिटल वन सैंग देयर बा बे बी बो बो. और वो जो छोटे बच्चे थे उन्होंने ये जो साउंड्स थी इनको गा के पढ़ा टुगेदर, इकट्ठे. ओल्ड हाउज़र एट द बैक ऑफ द रूम. बूढ़ा हाउज़र जो कि कमरे के पिछले हिस्से में बैठा था, अपनी ग्लासेस अपने उस नीज़ पे रखे, और वो छोटा प्राइमरी का उसने कायदा उठाया हुआ था.
हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अब अपनी ग्लासेस पहनी हुई थी, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपना जो प्राइमर था, अपना जो प्राइमरी का वो जो बुक थी, कायदा था, इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में उन्होंने वो पकड़ा हुआ था। वॉज स्पेलिंग आउट द लेटर्स विद द लिटल वंस, वो भी इन छोटे बच्चों के साथ साथ अपना जो लेटर्स थे उनको स्पेल आउट कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ही टू वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज टास्क, वो भी अपने टास्क में एब्सॉर्ब्ड थे, गर्क थे, डूबे हुए थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज़ जो थी वो जज्बातियत की वजह से, इन जज्बात की वजह से ट्रेम्बल लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो कॉमिकल टू हियर हिम, इतना फ़नी लग रहा था, इतना कॉमिक लग रहा था उनको सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई एट द सेम मोमेंट, दिल कर रहा था हंसें भी और रोएं भी उस लम्हे, क्योंकि इतनी ये एक इमोशनल स्टेट थी। नेवर शैल आई फॉरगेट दैट लास्ट लेसन, मैं कभी भी उस लास्ट लेसन को भूल नहीं पाऊँगा। सडनली द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक से चर्च की जो घंटी थी उसने 12 बजाए, एंड देन द एंजलस वाज हर्ड। एंजलस जो है एक रिलीजियस आप सर्मनी कह लें उसको, इबादत का एक तरीका है जिसमें कुछ चीज़ें रिसाइट की जाती हैं, तलावत की जाती है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की। वो फिर वो चर्च के इबादत की आवाज़ आई, कुछ पढ़ने की आवाज़ आई। एट द सेम मोमेंट, उसी लम्हे, अ ट्रम्पट ब्लास्ट अंडर और विंडो अनाउंस्ड, एक ट्रम्पट ब्लास्ट जो था, ट्रम्पट कहते हैं एक साज होता है ये जो बजाया जाता है कोई ऐलान करने के लिए या किसी को बुलाने के लिए, बगल भी इसको कहा जाता है। एक ट्रम्पट जो है वो हमारी खिड़की से बिल्कुल नीचे बजाया गया और उसने अनाउंस किया दैट द प्रशंस वर रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, कि जो प्रशंस हैं वो अपनी ड्रिल करके, अपनी एक्सरसाइज, अपनी प्रैक्टिस करके वापस आ रहे हैं। मॉसियर हैमल रोज़ इन हिज चेयर, मॉसियर हैमल जो थे अपनी कुर्सी से उठे। ही वॉज़ वेरी पेल, वो बहुत जर्द और फीके नज़र आ रहे थे। बट नेवर बिफोर हैड ही सीम टू मी सो टॉल एज एट दैट मोमेंट, लेकिन उससे पहले मुझे वो इतने ऊंचे कभी दिखाई नहीं दिए थे जितने वो आज दिखाई दे रहे थे। माई फ्रेंड्स, ही सेड, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, माई फ्रेंड्स, I but something choked him, वो कुछ कहना चाह रहे थे मैं but something choked him, लेकिन लगा कि किसी चीज़ ने उनका गला जो है वो घोंट लिया है। चोक का मतलब होता है गला दबा देना, सांस रोक लेना किसी का। He could not finish his sentence, वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सके। Then he took a piece of chalk, फिर उन्होंने चाक का एक टुकड़ा उठाया, एंड ग्रैस्पिंग इट विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत के साथ उस चाक को ग्रैस्प किया। ग्रैस्प का मतलब होल्ड, गिरफ्त में ले लेना, पकड़ना ज़ोर से। रोट इन हिज लार्जेस्ट हैंड, और बड़ा सा करके, जितना वो बड़ा लिख सकते थे, उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस, जिसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन बनती है वो है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस की ज़िंदगी लंबी हो। He remained standing at the blackboard, वो वहीं पे ब्लैक बोर्ड के पास खड़े रहे। His head resting against the wall, उनका सर दीवार के साथ उन्होंने लगाया हुआ था। He did not speak again, उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोले। But a motion of his hand said to us, उन्होंने सिर्फ उनके हाथ के एक इशारे ने हमें कहा, यानी वो ख़ुद नहीं बोले, सिर्फ हाथ का इशारा किया, और उस हाथ के इशारे का मतलब था दैट इज़ ऑल, यही आज का लेसन था। आज का लेसन मुकम्मल हुआ। यू आर डिसमिस्ड, तुम्हें अब छुट्टी है। जी, तो ये था लास्ट लेसन। आई होप आप इसके अंदर जो थीम, जो मैसेज है उसे समझ पाए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में जो पहले दोनों चैप्टर्स आपके हुए इनके हमने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछा करें, लेक्चर्स को कंप्लीट सुना करें, और अपनी राय भी दिया करें। कोई आप सजेशन देना चाहते हैं वो ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।